गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी आज एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग में संकलित जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद नामक विषय पर चर्चा करेंगे। उसके पाठ के सारांश को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम जाबिर हुसैन जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नोनहई, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1970 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्हें न केवल हिंदी बल्कि उर्दू और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान था। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अब ये जो हमारी रचना है सांवले सपनों की याद, तो इसमें कवि ने क्या बताया है, जो इसके लेखक है जाबिर हुसैन, उन्होंने क्या बताया है। प्रस्तुत पाठ सन 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका उठता है वो यही है कि यह जो हमारा पाठ है वो कौन सी शैली में है। ये है हमारा संस्मरण है, क्योंकि ये उनकी याद में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो बेटा, अब ये जो हमारा पाठ है सांवले सपनों की याद, अब मैं ये आपको स्टैंजा वाइज जो इसकी अपने वो है एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो इसका सारांश है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो लेखक का कथन है कि सालिम अली एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे। मौत एक निश्चित एवं कटु सत्य है। यह सुंदर दिखाई देने वाला संसार सांवले सपनों का एक समूह लिए हुए सदैव मृत्यु की मौन वादी की ओर बढ़ता रहता है। उसको कोई रोक टोक सके यह असंभव है, अर्थात सांसारिक जीवन नश्वर है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। तो अब इसमें लेखक क्या कहते हैं कि सालिम अली इस समूह में सबसे आगे थे। वे सैलानियों की भांति अपने लंबे जीवन सफ़र के अनेकानेक अनुभवों का बोझ उठाए हुए थे। उनकी यह अंतिम यात्रा अन्य यात्राओं से अनोखी थी, क्योंकि वे इस यात्रा से कभी वापस नहीं लौटे। वे वन पक्षी की भांति अपना अंतिम गीत गाकर मानो प्रकृति की गोद में जा बसे थे। उन्हें कोई अपने दिल की धड़कन देकर भी वापस नहीं बुला सकता था। तो अब ये जो पहरा है इसमें क्या बताया गया है कि लेखक कहते हैं कि सोए हुए पक्षी अर्थात मृतक व्यक्ति को कोई पुनः जीवित नहीं करना चाहता। स्वयं सालिम अली ने वर्षों पूर्व लेखक को बताया था कि सभी लोग पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखते हैं, यह उनकी भूल है। हमें पक्षियों को उनकी दृष्टि से ही देखना चाहिए। इतना ही नहीं, आदमी तो सदा प्रकृति को भी अपनी ही दृष्टि यानी कि उपयोगितावादी से देखना चाहता है, किंतु सालिम अली ऐसा नहीं सोचते थे। वे अपने कानों से पक्षियों की मधुर ध्वनि रूपी संगीत सुनकर हृदय में एक रोमांच अनुभव करते थे। वस्तुतः ऐसे ही व्यक्ति का नाम सालिम अली है। अब क्या कहते हैं लेखक, श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं को याद करता हुआ कहता है कि न जाने कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी शरारतों से वहाँ के लोगों का मन मोह लिया था। माखन चुराकर तथा अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबके मन को बांध लिया था।
कब वे पेड़ों की गहन छाया में विश्राम करते थे, कब संपूर्ण वृंदावन उनकी बांसुरी की ध्वनि से संगीतमय हो गया था। आज भी वृंदावन में यमुना का सांवला पानी उन सब घटनाओं की याद दिला देता है। ऐसा लगता है कि कोई मधुर ध्वनि कानों में सुनाई देगी और कदम एकाएक रुक जाएंगे। वाटिका का माली जब सूरज ढलने पर सैलानियों को निर्देश देता है तो लगता है कि कहीं से वो आ जाएगा और वाटिका का संपूर्ण वातावरण बांसुरी के संगीत से गूंज उठेगा। अब लेखक क्या कहते हैं? मृतकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि वो कैसे दिखते थे, उनका रूप वर्णन उन्होंने किया है। तो लेखक पुनः बताता है कि सालिम अली एक दुबले पतले व्यक्ति थे। उनकी आयु 100 वर्ष होने में थोड़ी सी कम रह गई थी। संभव है कि लंबी लंबी यात्राओं ने ही उनके शरीर को दुर्बल बना दिया हो, क्योंकि वो हमेशा घूमते रहते थे। वो एक पक्षी वैज्ञानिक थे, तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे, तो इसीलिए हो सकता है कि वो उनकी थकान का कारण बने हो, उनके शरीर के कमज़ोर होने का कारण बने हो, और उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। अब क्योंकि जो पक्षी वैज्ञानिक थे सालिम अली, उन्हें कौन सी बीमारी थी? उन्हें कैंसर की बीमारी थी, किंतु मृत्यु भी उनकी अंतिम समय तक उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन सकी, जो सदा पक्षियों की सेवा में समर्पित रहती थी। देखिए, सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उनके समान पक्षियों को देखने वाला संसार भर में कोई दूसरा नहीं हुआ। एकांत के क्षणों में वे बिना दूरबीन के ही पक्षियों को निहारा करते थे। क्षितिज को भी छू लेने वाली उनकी तीव्र दृष्टि में प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लेने का जादू था। उन जैसा बर्डवाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। उन्हें बर्डवाचर की संज्ञा दी गई थी। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि क्षितिज को भी छू लेने वाली उनकी तीव्र दृष्टि ने प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लिया था। उनके पास ऐसा जादू था। वे प्रकृति से प्रभावित होने की अपेक्षा प्रकृति को ही प्रभावित करने वाले प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। यानी कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि खुद प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वो खुद प्रभावित नहीं होते थे, बल्कि वो प्रकृति को भी अपने वश में कर लेते थे, यानी कि उनको अपने अधीन कर लेते थे। उनके लिए प्रकृति एक रहस्यमयी दूर तक फैली हुई दुनिया थी। उन्होंने बड़े प्रयास से यह दुनिया अपने लिए बनाई थी। इस दुनिया के निर्माण में उनकी पत्नी तहमीना का बड़ा सहयोग था। तो मैंने आपको बताया कि उनकी जो जीवन साथी थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? वो तहमीना उनका नाम था, और तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही थी। अब यहाँ पर एक रोमांचकारी घटना का वर्णन किया गया है, और वो घटना क्या है कि एक बार जो लेखक थे वो केरल की साइलेंट वैली में पक्षियों को बचाने का अनुरोध लेकर वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनसे मिले थे, और प्रधानमंत्री ने जब उनकी बातों को सुना तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। तो वो घटना क्या थी वो देखिए। सालिम अली ने अपने अनुभवों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली के पर्यावरण को बचाने का सुझाव रखा था। कि आपको पता है कि केरल को किस नाम से जाना जाता है? साइलेंट वैली। तो वो उस समय के प्रधानमंत्री से क्यों मिले थे? क्योंकि वो वहाँ के केरल को बचाना चाहते थे, वहाँ के पर्यावरण को बचाना चाहते थे। उसे सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई थी। सालिम अली की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई नहीं है जो सोंधी माटी पर फसलों की रक्षा कर एक नए भारत का निर्माण करे और हिमालय व लद्दाख
जैसी बर्फीली जमीन में रहने वाले पक्षियों की सुरक्षा की वकालत करे। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कौन बचा है जो सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। यानी कि सालिम अली की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई भी वैज्ञानी नहीं हुआ जिन्होंने पक्षियों के बारे में इतना सोचा हो, उनके भले के बारे में सोचा हो। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। ठीक है, तो फॉल ऑफ ए स्पैरो उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा। उन्होंने D.H. लॉरेंस के जीवन का उदाहरण देते हुए बताया है कि आदमी की अपेक्षा प्राकृतिक उपादान यानी कि पक्षी, पशु आदि भली भांति पहचान लेते हैं। अब वो कैसे, वो देखिए। लॉरेंस की पत्नी ने कहा कि मेरे पति को मुझसे कहीं अधिक मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। क्यों? क्योंकि उनका जो अधिकांश समय था वो पशुओं के साथ ही व्यतीत होता था। सालिम ने पक्षियों के प्रति प्रेम रखने और पक्षी वैज्ञानिक बनने के रहस्य को खोलते हुए बताया है कि बचपन में उनकी एयर गन से नीलकंठ की गोरैया की मृत्यु हो गई थी। वह गोरैया ही उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे जीवन की ऊंचाइयों को सदा ही छूने का प्रयत्न करते रहे। तो यहाँ पर लेखक ने क्या बताया था कि उनके छत के ऊपर जो एक गोरैया आकर बैठती थी वो उनकी एयरगन से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु का कारण क्या था? क्योंकि वो उनकी एयरगन से मर गई थी। वह गोरैया ही उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे जीवन की ऊंचाइयों को सदा ही छूने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने सदा ही साधारण और निष्पक्ष भाव से जीवन जिया। तो मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अथाह होती है जिसकी थाह न ली जा सके। तो सालिम अली प्रकृति की दुनिया में सागर के समान विशाल और अथाह व्यक्तित्व वाले इंसान थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो उन्हें भली भांति जानता है और समझता है, वह उनके मरने पर भी यही अनुभव करेगा कि वे अपनी दूरबीन को लटकाए और पक्षियों की नई खोज के साथ बस आते ही होंगे, किंतु मरा हुआ व्यक्ति कभी भी लौटकर नहीं आता। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। यानी कि अभी भी लेखक को ऐसा लगता है कि सालिम अली वापस आ सकते हैं, लेकिन ये कटु सत्य है, ये जीवन की सच्चाई है कि एक बार जो व्यक्ति चला जाता है वो लौटकर वापस कभी नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। तो अगली वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।